तो हम लोगों ने कल केमिकल बॉन्डिंग पढ़ना स्टार्ट किया था और वहां पर कुछ चीजें हमने कल केमिकल बॉन्डिंग में देखी थी कि क्यों जो एलिमेंट्स हैं वो फ्री स्टेट में रहते हैं और सॉरी फ्री स्टेट में नहीं रहते हैं और कंबाइंड स्टेट में रहते हैं, और कंबाइंड स्टेट में रहने के लिए जो बहुत पुराने समय से अलग अलग तरीके के कुछ उन्होंने अपने कुछ फिलोसॉफिकल आइडियाज दिए थे, जो कुछ अजम्पशंस दिए थे कि इस तरह से जो एटम्स हैं वो आपस में और जुड़ करके और क्या बनाते हैं, मॉलिक्यूल्स बनाते हैं। तो इसके लिए हमने कल काफी सारी कुछ फिलोसफीज को जाना, और साथ में फिर हमने एक बात की कि बहुत सारी थेरीज जो दी गई इनको समझाने के लिए, उनको हमने दो कैटेगरी में डिवाइड किया, एक क्लासिकल थेरीज और एक मॉडर्न थेरीज। और क्लासिकल थेरीज जो थी उसमें जो सबसे अच्छी दो थेरीज थी जिनको आज भी हम यूज करते हैं, जिसको हम कॉसेल्स थ्योरी एंड लेविस थ्योरी बोलते हैं, जो कि नॉन क्वांटम मैकेनिक्स पर बेस्ड थी। मतलब क्वांटम मैकेनिक्स को उसको वहां पर बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं किया गया था। लेकिन बाद में कुछ जो मॉडर्न थेरीज आई, जब क्वांटम मैकेनिक्स को डेवलप किया गया, क्वांटम मैकेनिक्स जब हमने समझी उन माइक्रो पार्टिकल्स के बारे में, तो फिर हमने कुछ हमारी दूसरी थेरीज दी जिनको हम मॉडर्न थेरीज बोलते हैं, और उसमें हमारा वैलेंस बॉन्ड थेरी और जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थेरी है वो है। तो ये कुछ जनरल बातें हमने की थी, और फिर बाद में बताया हम लोगों ने कि किस तरह से लुइस ने और विजुलाइज किया किसी एटम के मॉलिक्यूल्स को, कि वो किस तरह से एक मॉलिक्यूल बनाते हैं। तो वहां पे लुइस ने कहा था कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो शेयरिंग करते हैं, क्योंकि नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन जो है वो ज्यादा स्टेबल होता है, और उसी के बेस पर इन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है। और एटम को उन्होंने किस तरह से माना, क्योंकि उस समय तक जो एटम्स थे उनका स्ट्रक्चर नहीं आया था, तो पता नहीं था कि एटम किस तरह से होते हैं। तो इन्होंने उस एटम को कुछ इस तरह से समझाने की कोशिश की कि क्यूबिकल शेप में उन्होंने उस एटम को माना, और जो डॉट्स हैं, इन 8 कॉर्नर पे, एक क्यूब के 8 कॉर्नर्स होते हैं, और इस 8 कॉर्नर पे डॉट लगा करके समझाने की कोशिश की कि जो नोबल गैस है उनके आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और डिफरेंट डिफरेंट एटम्स जो हैं उनमें अलग अलग तरीके से एक डॉट, 2 डॉट, 3 डॉट, 4 डॉट, 5 डॉट के हिसाब से एटम को विजुलाइज करके, और उन्होंने यहाँ पे सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड को समझाने की कोशिश की कि किस तरह से सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड बनते हैं। तो यहाँ पर मैंने कल बताया था आप लोगों को, अब थोड़ा सा मैं आपको ये मैंने बनाया, उसमें आप ये अगर इस वाले क्यूब की अगर हम बात करते हैं, तो इस क्यूब में आप देखो कि मान लीजिए कि ये हाइड्रोजन है, और हाइड्रोजन में एक कॉर्नर पर ये ब्लैक जो डॉट आपको दिख रहा है, ये इसका आउटरमोस्ट शेल का इलेक्ट्रॉन है। और ये हमारे पास में है फ्लोरीन, जिसके आउटरमोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और ये 7 जो होलो सर्किल्स हैं उनसे हमने इन कॉर्नर पर इसको रिप्रेजेंट किया है। और जब ये पास पास आते हैं, तो पास पास आते हैं तो इनका जो एज है, अब देखो ये वाला जो पोर्शन है ये खाली है, ठीक है ना। तो होगा क्या कि ये वाला जो एज है और ये वाला जो एज है ना, ये किनारे आकर के आपस में क्या करेंगे, मिल जाएंगे। और जब ये आपस में मिल जाएंगे तो कुछ इस तरह की स्थिति आएगी कि ये किनारे जो दोनों मिले हैं ये कॉमन किनारे हो जाएंगे। इसमें ऊपर की तरफ हम देख रहे हैं कि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉन है, और नीचे की तरफ ये जो डार्क सर्किल में है ये हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन है। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ऊपर की तरफ और ये नीचे की तरफ ये इलेक्ट्रॉन्स जो हैं जिन्होंने शेयरिंग किया हुआ है, वो ये बता रहा है कि हमने क्या किया है, यहाँ पे शेयरिंग करवाई है एक इलेक्ट्रॉन पेयर की। और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर क्या बनाता है, सिंगल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, तो यहां जो बॉन्ड बना वो हमारे पास में क्या बना, सिंगल बॉन्ड ब्रिज में। और यहां जो शेयरिंग हुई है वो किसकी हुई है, एज की हुई है। ये जो एज है इस एज की शेयरिंग हुई है, इसलिए ये जो सिंगल बॉन्ड बनते हैं वो बनते हैं एज शेयरिंग से। ये बात लुइस ने हमको सिंगल बॉन्ड के कॉन्टेक्स्ट में बताई। और इसी तरह से उन्होंने डबल बॉन्ड को यहाँ पर बताया कि डबल बॉन्ड किस तरह से होते हैं। तो आप यहाँ पर देखो कि यहाँ पर ये जो दो जो कॉर्नर्स हैं उनको इसने खाली छोड़ा,
और यहां पर आप दूसरे वाले में देखोगे तो यहां पर इन्होंने इन दो कॉर्नर्स को खाली छोड़ा और ये उन्होंने कहा कि ऑक्सीजन एटम है और ऑक्सीजन की आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। यहां पर ये भी ऑक्सीजन एटम है, इसके आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और यहां पर ये जो फेस है, ये वाला जो फेस है, ये फेस इस फेस के साथ में क्या करेगा, आकर के कनेक्ट हो जाएगा और कनेक्ट होने के बाद कुछ इस तरह की चीज बनेगी। तो जो कॉर्नर्स खाली थे उन कॉर्नर्स पर ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये आ जाएंगे और यहाँ ये वाले कॉर्नर्स खाली थे तो ये वाले जो ब्लैक डॉट्स में जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये वाले इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। तो कुछ इस तरह का डबल बॉन्ड बनेगा। तो ये इन्होंने कहा कि ये बनता है डबल बॉन्ड। और यहां जो शेयरिंग होती है वो किस चीज की होती है, वो फेस की होती है। ये जो पूरा का पूरा जो फेस है, फलक है, वो शेयर होता है। फेस शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बनते हैं यहां। लेकिन इस तरह से इलेक्ट्रॉन्स को क्यूबिकल कॉर्नर्स पर दिखाना, उनको रिप्रेजेंट करना, ये बहुत ही मेहनत का काम था। मैंने कल जब ये खुद बनाने की कोशिश की थी और आप लोगों को समझाने की कोशिश की थी तो वो प्रॉपर नहीं बन रहा था। तो फिर ये मुझे कहीं से इसको मैंने देखा और ढूंढा और फिर आपको यहाँ पर करके दिखाया। तो अलग अलग जब हम मॉलिक्यूल को यहाँ पे बनाते हैं तो इसको आसानी से हम रिप्रेजेंट नहीं कर पाते। तो लुईस ने एक नया तरीका इसको दिया कि किस तरह से हम किसी भी एटम को रिप्रेजेंट कर सकते हैं या किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और उन्होंने एक रिप्रेजेंटेशन दिया जिसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन। और ये इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन जो था वो एटम के लिए भी है और मॉलिक्यूल के लिए भी है। अगर हम एटम की बात करें तो देखो, हमको हाइड्रोजन अगर एटम को बताना है तो हम इस तरह से बताए थे। हमको ये हाइड्रोजन एटम बताने के लिए इस तरह से बताने की जरूरत नहीं है कि हम इस क्यूब को बनाएंगे और क्यूब में फिर एक कॉर्नर को डार्क करेंगे या वहां पर उस इलेक्ट्रॉन को एक पॉइंट के थ्रू बताएंगे। सिर्फ हम यहां पर सिंपली क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन का सिंबल लिखेंगे और एक इलेक्ट्रॉन के लिए वहां पर एक डॉट लगा दें। इस तरह से अगर हमको हीलियम लिखना है तो हीलियम को हम क्या लिखेंगे, हमें पता है कि उसके आउटर मोस्ट सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हम हीलियम का सिंबल लिख करके और वहां 2 इलेक्ट्रॉन्स लगा। तो इससे आप बहुत अच्छे से फेमिलियर हो। यहां पर अगर हम लिथियम की बात करेंगे तो लिथियम इस तरह से शो करोगे। अब देखो, ये हाइड्रोजन हो या फिर ये लिथियम हो, इनका स्ट्रक्चर जो है वो यहां पर जब हम क्यूबिकल उसमें देखते थे तो बिल्कुल सेम आता था। ठीक है ना, क्योंकि हम सिर्फ क्या करते हैं, आउटर मोस्ट सेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से इन्होंने ये इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बनाया। तो हर एलिमेंट के लिए हम ये इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन बना सकते हैं। हम लिथियम के लिए बना सकते हैं, हम बेरिलियम के लिए बना सकते हैं। तो बेरिलियम में आप देखोगे कि 2 हैं। बोरोन के लिए अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर 3 हैं। कार्बन के लिए देखेंगे तो ये 4 है। ठीक है, तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स को इलेक्ट्रॉन डॉट, ये जो लुईस का जो रिप्रेजेंटेशन था उससे हम शो कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स की जो शेयरिंग है, जो यहाँ क्यूब्स के फॉर्म में इन्होंने दिखाई थी, इसको फिर एक डिफरेंट तरीके से इन्होंने जो अपना इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन था उसमें इन्होंने शेयरिंग इस तरह से दिखाई कि कोई भी एक एलिमेंट हमने यहाँ पे लिया, दूसरा एलिमेंट हमने लिया और हमें पता है कि इस फ्लोरीन के आउटर मोस्ट सेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो 7 इलेक्ट्रॉन्स को इस तरह से इलेक्ट्रॉन डॉट के फॉर्म में लिखा और जब ये पास आते हैं, जब इन दोनों का कॉम्बिनेशन होता है तो ये जो हाइड्रोजन है और ये जो फ्लोरीन है, इसके बीच में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक इलेक्ट्रॉन ये वाला और एक इलेक्ट्रॉन ये वाला, ये आपस में क्या हो जाते हैं, शेयरिंग कर लेते हैं। ये शेयरिंग हो जाती है यहाँ पर और बाकी के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो एज इट इज बने रहते हैं। तो हाइड्रोजन के पास में सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन था जो शेयरिंग में इस तरह से काम आ गया। और फिर बाद में हम इसको रिप्रेजेंट इस तरह से भी कर सकते हैं कि हाइड्रोजन बॉन्ड फ्लोरीन। और अगर ये तब है जब हमने केवल सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो शेयर किया है और यहां पर क्या बना है, एक सिंगल बॉन्ड बना। इसी तरह से डबल बॉन्ड बनाने के लिए इन्होंने एक पैटर्न दिया कि अगर हम जैसे ऑक्सीजन की अगर हम बात करते हैं तो ये ऑक्सीजन है
और ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट शेल में 6 इलेक्ट्रॉन्स। इसी तरह से ये दूसरा ऑक्सीजन और इसके आउटर मोस्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स, और ये दोनों जब कंबाइन होंगे तो एक ऑक्सीजन और ये जो दूसरा ऑक्सीजन है, तो ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये वाले जो 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये क्या करेंगे, शेयरिंग करेंगे। तो यहां पर ये जो है हो जाएगी शेयरिंग, और बाकी के जो 2 और ये 2 इलेक्ट्रॉन पेयर हैं वो यहां पर एज इट इज बने रहेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये शेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो यहां पे 2 पेयर्स जो हैं वो शेयर हो रहे हैं। तो ये जो बना रहे हैं वो क्या बना रहे हैं, वो डबल बॉन्ड बना रहे हैं। उसको हम बोलेंगे कि इसको इस तरह से शो करते हैं, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। तो ये डबल बॉन्ड फॉर्म करते हैं। तो इस तरह से हम अलग अलग तरीके के एलिमेंट्स में देख सकते हैं। अगर हम नाइट्रोजन की बात करें तो नाइट्रोजन में भी आप देख सकते हो, नाइट्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में 5 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ओके, तो उन 5 इलेक्ट्रॉन्स को आप यहां पर शो कर सकते हो, ये 1 2 3 4 5, ऐसे ही यहां दूसरा नाइट्रोजन होता है। और ये जब शेयरिंग करेंगे तो ये क्या करेंगे, 3 पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करेंगे। तो ये यहां पर ये जो नाइट्रोजन है, यहां 3 इलेक्ट्रॉन्स पेयर की शेयरिंग हो जाती है। और ये जो 3 इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर की हुए हैं, ये क्या बनाते हैं, ये ट्रिपल बॉन्ड बनाते हैं। और ये जो ये 2 इलेक्ट्रॉन्स वो हैं जो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे। तो इस तरह से हम चाहे सिंगल इलेक्ट्रॉन हो, चाहे डबल बॉन्ड हो, सॉरी, या ट्रिपल बॉन्ड हो, इनको हम जो इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर था या रिप्रेजेंटेशन था, वो लुईस ने जो दिया उससे हम आज भी मॉलिक्यूल्स जब बनते हैं उनको हम इस पर्टिकुलर मेथड से समझाते हैं कि हाँ, जो हमारा मॉलिक्यूल है उसका लुईस का इलेक्ट्रॉन डॉट रिप्रेजेंटेशन ये होता है, और इस तरह से इसमें शेयरिंग हुई होगी या होती है, ठीक है। और इसी के बेस पर एक ऑक्टेट रूल आया, और उस ऑक्टेट रूल में कहा कि जो एटम्स हैं वो एटम कोशिश ये करते हैं कि स्टेबिलिटी के लिए कि अपने नियरेस्ट नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन वो कर लें, और ऐसा वो इस तरह से शेयरिंग के थ्रू करते हैं। और दूसरी थ्योरी थी जो कॉसेल्स की थ्योरी थी। जो लुईस की थ्योरी थी वो कोवेलेंट बॉन्ड्स के लिए थी, और जो कॉसेल की थ्योरी थी, कॉसेल्स थ्योरी थी फॉर आयनिक बॉन्डिंग। क्योंकि यहां लुईस ने जब अपनी ये शेयरिंग थ्योरी दी तो ये नहीं बता पाए कि किस तरह से आयनिक बॉन्ड बनते हैं या आयनिक बॉन्ड बनते होंगे। तो कॉसेल ने भी वही जो नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को स्टेबल माना, लेकिन इन्होंने यहां नोबल गैस कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करने के लिए, जैसे कि लुईस ने कहा था कि शेयरिंग होती है इलेक्ट्रॉन्स की, लेकिन कॉसेल ने क्या कहा, यहां पे शेयरिंग नहीं होती। जब आयनिक बॉन्ड बनते हैं तो उन्होंने कहा कि वहां पे या तो इलेक्ट्रॉन का गेन होता है या फिर इलेक्ट्रॉन जो है उसका लॉस होता है। तो इलेक्ट्रॉन का गेन और लॉस जो है वो यहां पर होता है, या फिर हम इसको एक वर्ड में कह सकते हैं कि यहां ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का। ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है वो हमें देखने को मिलता है जब हम किसी आयनिक बॉन्ड को बनाते हैं या आयनिक बॉन्ड कहीं पर बनते हैं। तो उन्होंने उसको समझाया इस तरह से कि जैसे कि मान लीजिए कि आपके पास में सोडियम है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। इसी तरह से दूसरा हमारे पास में क्लोरीन है और इसके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इन्होंने इसको क्या कहा कि ये जो 1 इलेक्ट्रॉन है ये इसको दे दिया जाएगा और इसका आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो मतलब जो ऑक्टेट है वो पूरा हो जाएगा। और यहां पर सोडियम की अगर हम बात करें तो सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है वो क्या है, वो 281 है। तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिया जाएगा या ट्रांसफर किया जाएगा या इसका लॉस किया जाएगा। तो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन का जो इसका जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन जो हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, वही
नोबल गैस जैसा कॉन्फ़िगरेशन इसका हो जाएगा। और आउटर मोस्ट शेल में अगर हम देखेंगे तो 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इस तरह से इन्होंने इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर की, जो कि गेन और लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन था, उसकी इन्होंने बात की। और इस तरह से अगर कंडीशन आती है कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस क्लोरीन को दिया गया है, तो सोडियम अपना एक इलेक्ट्रॉन दे करके क्या करता है, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और जो क्लोरीन है वो एक इलेक्ट्रॉन लेने के बाद किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो एक नेगेटिव आयन में कन्वर्ट हो जाता है। और हमें पता है कि ये जो पॉजिटिव आयन है और ये जो नेगेटिव आयन है, इनके बीच में क्या होगा, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा, क्योंकि ये अपोजिट आयंस है। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स होगा और ये इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन फोर्स क्या करेगा, इन आयंस को पास पास लेकर के आएगा। और जितने भी सोडियम पॉजिटिव कैटायंस हैं, इनके चारों तरफ जो क्लोराइड है वो आकर के इकट्ठा हो जाता है इस तरह से। और जितने भी क्लोरीन्स हैं, इन क्लोरीन के चारों तरफ सोडियम आकर के इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से इनका एक तरह का लैटिस बन जाता है। ठीक है, तो ये इन्होंने, कॉसेल ने अपनी थ्योरी में इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर होने की बात कही और आयनिक जो बॉन्डिंग थी उसको एक्सप्लेन किया और उसको समझाया। लेकिन ये जो क्लासिकल दो थ्योरीज थी, जो कॉसेल्स की थ्योरी थी और लुईस की थ्योरी थी, इनकी अपनी कुछ लिमिटेशंस थी। क्या लिमिटेशंस थी कि देखो, अगर हम यहाँ पर बात करें लुईस थ्योरी की, तो लुईस थ्योरी क्या कहती है, लुईस थ्योरी कहती है कि इस तरह से यहाँ पे इन डॉट्स के थ्रू हम यहाँ बॉन्डिंग को समझा सकते हैं और कह सकते हैं कि सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड इस तरह से बनता है। लेकिन अगर हम यहाँ ट्रिपल बॉन्ड को समझाना चाहें, अगर इस क्यूबिकल मेथड से अगर हम ट्रिपल बॉन्ड समझाना चाहें, तो ट्रिपल बॉन्ड को उन्होंने मतलब इसको इस तरह के रिप्रेजेंटेशन से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। और अगर हम कॉसेल थ्योरी की अगर हम बात करें, तो कॉसेल थ्योरी को अगर हम देखें, तो ये कॉसेल थ्योरी क्या करती है, जैसे मान लीजिए कि हम ऑक्सीजन को अगर कंसीडर करें कि O2 हमारे पास में है, और O2 को जब हम बनाते हैं तो हमें पता है कि ऑक्सीजन जो है उसके आउटर मोस्ट शेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और दूसरा जो ऑक्सीजन है उसके आउटर मोस्ट शेल में ये 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। और कॉसेल थ्योरी क्या कहती है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है, और ट्रांसफर होने का मतलब है कि मान लीजिए कि ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां से इस तरफ ट्रांसफर किए जाएंगे, तो होगा क्या, होगा ये कि ऑक्सीजन जो है वो 2+ में कन्वर्ट हो जाएगा, और ये जो दूसरा ऑक्सीजन है ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये O2- में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसने क्या बनाया, O2+ भी बनाया, और इसने क्या बनाया, ऑक्सीजन ने O2- भी बनाया। तो बात वहां पर ये आती है कि दोनों ही केसेस में ये ऑक्सीजन है, और एक तरफ तो ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है और दूसरी तरफ वही ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन को गेन कर रहा है। तो उस ऑक्सीजन की टेंडेंसी एक ही समय पर दो अलग अलग तरह की नहीं हो सकती। या तो वो उसकी टेंडेंसी ऐसी हो सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन केवल क्या करे, एक्सेप्ट करे, गेन करे, और या वो ऐसी टेंडेंसी हो सकती है कि वो इलेक्ट्रॉन को लूज करे। दोनों तरह की टेंडेंसी वो नहीं रख सकता, और कोई इसका रीजन भी नहीं है कि एक ही एटम एक ही समय पर दो अलग अलग तरीके से किस तरह से बिहेव कर रहा है। ओके, तो ये कुछ क्लासिकल जो थ्योरीज थी उनकी कुछ लिमिटेशंस थी, जिन लिमिटेशंस के बेस पर ये दोनों थ्योरीज जो हैं वो बाद में फिर फेल हो गई। और एक और लिमिटेशन थी इन क्लासिकल थ्योरीज की, और वो क्लासिकल जो लिमिटेशन थी वो क्या थी, वो लिमिटेशन ये थी कि ये जो क्लासिकल थ्योरीज हैं, इनसे हम इस को एक्सप्लेन तो थोड़ा बहुत कर सकते हैं कि हाँ ये आयनिक बॉन्डिंग ऐसे हो रहा है, या कोवेलेंट बॉन्ड ऐसे बन रहा है, या इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग के थ्रू बॉन्ड बन रहे हैं और मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहा है वो एटम, या वो इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर के थ्रू इलेक्ट्रॉन्स अपना ट्रांसफर करके और फिर केमिकल बॉन्ड बना रहे हैं। लेकिन जो मॉलिक्यूल बन रहा है, चाहे वो ट्रांसफर के थ्रू बन रहा हो इलेक्ट्रॉन के, या इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग के थ्रू बन रहा हो, उस मॉलिक्यूल की शेप क्या होगी, उस शेप के बारे में ये दोनों ही जो थ्योरीज हैं वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी, जो क्लासिकल थ्योरीज हमारे पास थी। सो ये जो शेप्स थी, इनके बारे में हमें इन क्लासिकल थ्योरीज से पता नहीं चल सकता था। तो सवाल ये उठता है कि
मॉलिक्यूल्स की जो शेप है, जो मॉलिक्यूल्स की जो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री है, इस मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को किस तरह से समझाया जाए या किस तरह से एक्सप्लेन किया जाए। क्योंकि हमें पता है कि जब भी कोई भी दो पार्टिकल्स जिनको हम एटम कह रहे हैं, वो दोनों एटम्स अगर पास आते हैं तो उनकी एक डेफिनेट पोजीशन होती है, जिन पोजीशन पर वो आकर के और एक 3 डायमेंशनल जगह पर अपनी एक पोजीशन गेन कर लेते हैं, जिसकी वजह से उसकी एक स्पेसिफिक शेप हो जाती है। मान लीजिए कि हमारे पास में दो एटम्स हो, एक एटम ये है और दूसरा एटम ये है, और अगर ये दोनों एटम्स पास पास आते हैं तो हमें जो शेप मिलती है वो क्या मिलती है कि एक एटम ये और यहां ये इसके साथ में बॉन्ड बनाएगा, और इस तरह से हम उस को रिप्रेजेंट करेंगे कि ये एक लीनियर शेप का मॉलिक्यूल होगा। अगर 3 एटम्स हमें मिलते हैं और उनको अगर हम कंबाइन कराते हैं, ये 3 एटम्स हमने ले लिए और इनको हम कंबाइन कराएंगे तो होगा क्या, इसको एक सेंट्रल एटम को मैंने ये डार्क डॉट से रिप्रेजेंट किया है, तो ये सेंट्रल एटम क्या करेगा, ये अगल बगल के जगह पर इन बाकी के 2 एटम्स को अरेंज कर देगा या अरेंज करवा लेगा, और यहां पर एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर जो हमें मिलेगा वो क्या मिलेगा, वो लीनियर मिलेगा। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि ये लीनियर ही मिले। जब यहां पर 2 एटम्स थे तो ये लीनियर मिलेगा, चाहे वो किसी भी डायरेक्शन में आकर के जुड़े। लेकिन अगर इसके पास में ये 3 एटम्स हैं तो ये लीनियर भी बना सकता है, या फिर और ये इस तरह से भी हो सकता है कि ये हमारे पास में सेंट्रल एटम है और ये इस तरह से बैंड स्ट्रक्चर भी बना सकता है। इस समय ये लीनियर नहीं है बल्कि एक तरह का क्या है, बैंड स्ट्रक्चर है। अब जब ये बैंड स्ट्रक्चर है, यहां पे बैंड स्ट्रक्चर है ये, तो अब इसको हम जैसे वाटर का मॉलिक्यूल अगर आप देखते हो तो वाटर का मॉलिक्यूल कुछ इसी तरह का होता है कि ये ऑक्सीजन होता है और यहां पर हाइड्रोजन और यहां पर हाइड्रोजन, तो इसको हम बोलते हैं कि ये वी शेप्ड है। ओके, तो अगर 3 एटम्स इसके पास में है तो ये क्या बना सकता है, ये लीनियर मॉलिक्यूल भी बना सकता है और ये कोई एक बैंड शेप्ड भी बना सकता है ना। तो इनकी डिफरेंट डिफरेंट ओरिएंटेशन हो सकती है। इसी तरह से अगर हम 4 एलिमेंट्स के एटम्स ले लें, 4 एक एक, तो ये अलग अलग तरीके की कंडीशन बना सकता है, या तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर बना सकता है ना, ये ट्राइगोनल है और इस ट्राइगोनल के ये ऊपर की तरफ, ठीक है। तो ये ट्राइगोनल पिरामिडल टाइप का एक स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलता है कि ये सेंट्रल एटम हो जाता है और इससे ये ट्राइगोनली 3 जो दूसरे एटम्स हैं ये प्रेजेंट हो, है ना। इस तरह का स्ट्रक्चर ये कर सकता है। अगर ये 5 होंगे हमारे पास में तो 5 में आप देखते हो कि टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हमें मिलता है। इस तरह का एक टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर जो है वो हमें देखने को मिलता है, जो मीथेन में आप पढ़ते हो। तो ऐसे करके हम जितने भी एलिमेंट्स का, जितने भी एटम्स का नंबर बढ़ाते जाएंगे, हमें डिफरेंट डिफरेंट टाइप का जो 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर है वो हमें मिलता जाएगा, जिसको हम बोलते हैं कि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। और अगर हम मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री की बात करते हैं कि मॉलिक्यूल्स किस तरह से शेप रखते हैं, या वो जो एटम्स जो आपस में कंबाइन हुए हैं वो किस तरह से कंबाइन होने के बाद 3 डायमेंशनली किस तरह से उन्होंने अपने आप को अरेंज किया हुआ है, वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री हम किसी भी हालत में जो हमारे पास में क्लासिकल थ्योरी थी उन थ्योरी से हम लोग नहीं समझ सकते थे मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को फिर किस तरह से समझा जाए, तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को समझाने के लिए हमारे पास में एक थ्योरी आई जिसको हम बोलते हैं VSEPR थ्योरी। VSEPR थ्योरी। अब ये VSEPR थ्योरी क्या है, इसको हम बोलते हैं वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। तो
वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी हम इसको बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है, इसको हमने VSEPR थ्योरी नाम क्यों दिया है, क्योंकि हम बात करेंगे किसके, वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन्स की। तो वैलेंस शेल में जो भी इलेक्ट्रॉन्स होंगे वो जो पेयर बनाएंगे और उन इलेक्ट्रॉन्स का आपस में जो रिपल्शन होगा और उस रिपल्शन के थ्रू जो शेप आएगी वो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री डिसाइड करती है। मतलब कि आप वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी से क्या कर सकते हो, मॉलिक्यूल्स का जो शेप है या आप ये कहें कि मॉलिक्यूलर जो ज्योमेट्री है वो ज्योमेट्री को आप समझा सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री को समझाने के लिए VSEPR थ्योरी दी गई, किसके द्वारा, सिज्विक एंड पॉवेल के द्वारा। सिज्विक एंड पॉवेल ने इसको 1940 में इस थ्योरी को दिया, जो कि एक इनकम्प्लीट थ्योरी थी। और सिज्विक पॉवेल थ्योरी कहती क्या है, वो ये कहती है कि जो मॉलिक्यूल्स हैं या आयंस हैं जो कि सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, कोई भी मॉलिक्यूल हम ले लें, मान लीजिए कि हमने ये मॉलिक्यूल ले लिया और ये सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, या कोई आयन ले लिया जिसमें सिंगल बॉन्ड, लेकिन हमने यहां बात कर रहे हैं सिर्फ सिंगल बॉन्ड की, है ना, कि सिंगल बॉन्ड से अगर वो जुड़ा हुआ है तो इनका जो शेप होगा, अब ये अकेला आप ये मत समझो कि सिर्फ यहां पर दो ही एटम्स मिलकर के और ये एक लीनियर शेप का बना सकते हैं। हम ये इसकी भी बात कर सकते हैं, हम यहां पर इसकी भी बात कर सकते हैं, है ना। कितने भी एटम्स यहां पर मिलकर के क्या कर रहे हैं, सिंगल बॉन्ड के थ्रू और कोई ना कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं। ये सिंगल बॉन्ड के थ्रू कोई ना कोई मॉलिक्यूल बना रहे हैं, ठीक है ना, ये सिंगल बॉन्ड है सारे के सारे। तो कहने का मतलब ये है कि चाहे हम कोई भी मॉलिक्यूल ले लें जिसमें सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, तो उनका जो भी शेप होगा वो कौन डिसाइड करेगा, वो डिसाइड करेगा कि वो जो सेंट्रल एटम है, ये जैसे सेंट्रल एटम इस स्ट्रक्चर में अगर हम देखें तो हम इस डार्क इसको मान लेते हैं, जैसे कि, या फिर मैं इसको एक सिंपली डिसाइड इस तरह से ले लेता हूं। तो हमारे पास में इसमें सेंट्रल एटम जो है वो कौन है, ये कार्बन। इसमें अगर हम देखें कि हमने वाटर मॉलिक्यूल ले लिया और वाटर मॉलिक्यूल का ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है और ये हाइड्रोजन है, तो इसमें सेंट्रल एटम कौन है, ये ऑक्सीजन। तो जो सेंट्रल एटम होगा उसमें कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स उसके वैलेंस शेल में हैं, उसके वैलेंस शेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स डिसाइड करेंगे कि उस मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री कैसी होगी। अब ये इलेक्ट्रॉन पेयर दो तरह के हो सकते हैं, जो इलेक्ट्रॉन पेयर की हम बात कर रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन पेयर्स क्या हो सकते हैं, दो तरह के हो सकते हैं। एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो सकता है जिसको हम बोलते हैं बॉन्ड पेयर, और एक इलेक्ट्रॉन पेयर होता है उसको हम बोलते हैं लोन पेयर। अब देखो, बॉन्ड पेयर डायरेक्टली मतलब है जो बॉन्ड बनाता है। अब बॉन्ड क्या है, दो इलेक्ट्रॉन से ही बॉन्ड बनता है ना। जब भी आप किसी बॉन्ड को दिखाओगे तो वहां पर दो इलेक्ट्रॉन्स को दिखाओगे, जैसे कि हमने अपने पिछले जो लुईस का इलेक्ट्रॉन डॉट मॉडल देखा, उसमें हम जब भी बॉन्ड दिखा रहे हैं, हम यहाँ एक बॉन्ड दिखा रहे हैं तो यहाँ पे हमने क्या किया, एक इलेक्ट्रॉन पेयर। हमने डबल बॉन्ड दिखाया तो हमने दो इलेक्ट्रॉन पेयर, ट्रिपल बॉन्ड दिखाया हमने तीन इलेक्ट्रॉन पेयर। तो एक बॉन्ड पेयर का मतलब है एक बॉन्ड, ठीक है। तो बॉन्ड पेयर, तो ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बना रहे हैं उसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं, और ऐसे इलेक्ट्रॉन्स जो बॉन्ड नहीं बनाते उनको हम लोन पेयर बोलते हैं। जैसे कि अगर हम यहां पर एग्जाम्पल ले लें अमोनिया का, तो ये जो दो हम नाइट्रोजन के ऊपर जो दो इलेक्ट्रॉन्स दिखाते हैं, ये क्या है, ये लोन पेयर है। इसने बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं किया। हमारे पास में नाइट्रोजन है, हमारे पास इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन है 1s2 2s2 2p3। ये इसका इनर शेल है जो इस बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। ये इसका वैलेंस शेल है जो इलेक्ट्रॉन जो हैं वो पार्ट करते हैं किसमें, बॉन्ड बनाने में, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसको हम कुछ इस तरह से लिखते हैं,
जो 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2p3 के, ये एक एक इलेक्ट्रॉन, ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, ये तीनों बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करेंगे, लेकिन ये जो 2s का इलेक्ट्रॉन पेयर है ये बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता। इसी वजह से इस वाले पेयर को हम क्या बोलते हैं, इस वाले पेयर को हम बोलते हैं लोन पेयर। ये ऐसा इलेक्ट्रॉन पेयर है जो बॉन्ड नहीं बना रहा है ना। तो ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं इसको हमने दो कैटेगरी में यहां पर बता दिया कि जो इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, अब ये जब कोई मॉलिक्यूल बनता है तो ये बॉन्ड पेयर और जो लोन पेयर इस सेंट्रल एटम के पास में जब ये प्रेजेंट होंगे तो ये अपने आप को इस तरह से अरेंज करेंगे कि इलेक्ट्रॉन पेयर्स के बीच में मिनिमम रिपल्शन हो। अब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रॉन सेम चार्ज के हैं और जब ये पास पास होंगे तो इनमें कोई ना कोई रिपल्शन होगा, लेकिन रिपल्शन ऐसा होना चाहिए कि वहां पर मिनिमम रिपल्शन एक्सपीरियंस हो या मिनिमम रिपल्शन वहां पर प्रेजेंट हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर के हो चाहे वो इलेक्ट्रॉन्स लोन पेयर के हो। तो ऐसी स्थिति में सिज्विक पॉवेल ने अपनी जो थ्योरी दी वो क्या थी कि सभी तरह के मॉलिक्यूल्स या आयन जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड हो, उनका जो शेप है वो उस वैलेंस शेल ऑफ सेंट्रल एटम के पास में जो वैलेंस शेल है उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं और वो आपस में इस तरह से अरेंज होते हैं कि वो मिनिमम रिपल्शन पर हो। और ऐसी स्थिति में जो शेप इन्होंने सजेस्ट की, वो क्या शेप सजेस्ट की कि मॉलिक्यूल लीनियर हो सकता है, मॉलिक्यूल प्लेनर ट्रायगोनल हो सकता है, वो प्लेनर हो सकता है, और ट्रायंगुलर हो सकता है, ट्रायंगुलर, या फिर मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है, वो टेट्राहेड्रल हो सकता है, टेट्राहेड्रल, या मॉलिक्यूल कैसा हो सकता है, वो ऑक्टाहेड्रल हो सकता है, या वो ट्रायगोनल बाइपिरामिडल हो सकता है, ट्रायगोनल बाय पिरामिडल हो सकता है। ऐसे करके बहुत सारे टाइप की शेप इन्होंने दी। ऐसे पेंटागोनल हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कितने नंबर ऑफ एटम्स वहां पे प्रेजेंट हैं और उनके जो बॉन्ड एंगल्स हैं वो कौन डिसाइड करे, मतलब बॉन्ड का जो शेप है वो कौन डिसाइड करेगा कि वहां पे लोन पेयर और बॉन्ड पेयर कितने प्रेजेंट हैं और किस तरह से उन्होंने अपने आप को अरेंज किया है। ठीक है, तो ये सिज्विक और पॉवेल ने 1940 में अपनी एक थ्योरी दी, लेकिन यहां पर ये थ्योरी इनएप्रोप्रिएट थी, इसमें बहुत सारी बातों को नहीं बताया गया था। तो 1957 में जिलेस्पी एंड नाइहॉल ने इस थ्योरी को क्या किया, इंप्रूव किया, और इंप्रूव करने के बाद में जो मॉलिक्यूल्स की जो शेप है उस मॉलिक्यूल्स की शेप को समझाने के लिए कुछ रूल्स दिए कि हर तरह का जो मॉलिक्यूल है वो एक तरह के रूल्स से नहीं समझाया जा सकता, बल्कि उसमें कुछ सेट ऑफ रूल्स उन्होंने दिए। उन सेट ऑफ रूल्स के बेस पर हम किसी भी मॉलिक्यूल के शेप को समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस VSEPR थ्योरी। तो इनका जो रूल था, रूल नंबर 1, इन्होंने कहा कि जो सेंट्रल एटम है हमारे पास, जो भी सेंट्रल एटम, वो सेंट्रल एटम सिर्फ और सिर्फ अगर बॉन्ड पेयर इलेक्ट्रॉन से घिरा हुआ है, मैं वापस बोल रहा हूं कि अगर कोई भी सेंट्रल एटम सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से सराउंडेड है और उसमें किसी तरह का कोई लोन पेयर प्रेजेंट नहीं है, तो उस मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होगी वो कैसी होगी, वो रेगुलर ज्योमेट्री, रेगुलर ज्योमेट्री। कब,
जब वहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या हो, बॉन्ड पेयर्स। अब बॉन्ड पेयर्स को मैं जब भी लिखूंगा वो बीपी लिखूंगा, और जो लोन पेयर्स हैं, लोन पेयर, वो वहां प्रेजेंट नहीं होंगे और उनको हम एलपी से लिखेंगे। तो ये प्रेजेंट नहीं होते और सिर्फ बॉन्ड पेयर प्रेजेंट होते हैं, तो हमें एक रेगुलर शेप की ज्योमेट्री मिलती है। अब आप बोलोगे साहब रेगुलर शेप की ज्योमेट्री क्या होती है? रेगुलर शेप की ज्योमेट्री का मतलब है कि अगर सिर्फ आपके पास में दो एटम्स हैं, टू एटम्स, तो हमें लीनियर मॉलिक्यूल मिलेगा, ठीक है। और अगर हमारे पास में तीन एटम्स हैं तो ट्रायंगुलर, आप इसे कह सकते हैं प्लेनर ट्रायंगुलर ज्योमेट्री हमें मिलती है। और अगर हमारे पास में चार बॉन्ड पेयर्स हैं, पांच हैं, छह हैं, ठीक है, तो इस तरह से डिफरेंट जो हम यहां पर ये देख रहे हैं, इसमें भी पांच में मिलती है ट्रायंगुलर बाइपिरामिडल में। तो ये जितने भी एटम्स हमारे पास में प्रेजेंट हैं सेंट्रल एटम के पास में, उस हिसाब से इनकी ज्योमेट्री ये आनी चाहिए। लेकिन एक्चुअली में ये तब आएगी जब हमारे पास सिर्फ और सिर्फ क्या होंगे, बॉन्ड पेयर्स प्रेजेंट होंगे, ओके। लेकिन रूल नंबर 2 क्या कहता है? रूल नंबर 2 ये कहता है कि अगर सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हो, रूल 2 वहां वो कहता है कि बॉन्ड पेयर भी हो और लोन पेयर भी हो, दोनों अगर यहां पे प्रेजेंट होते हैं, तो जो शेप होगा वो कैसा होगा? वो रेगुलर शेप नहीं होगा। देन इट डजंट हैव रेगुलर शेप। तो वो रेगुलर शेप नहीं रखता, वो तभी रेगुलर शेप रखता है जब सिर्फ और सिर्फ उसके पास में बॉन्ड पेयर्स हो। इसको मैं थोड़ा सा यहां पे आप लोगों के साथ में इसको समझाता हूं कैसे। मान लीजिए कि हमारे पास में है मीथेन और हमारे पास में है अमोनिया। अब देखो, कार्बन एक ऐसा एलिमेंट है, सेंट्रल एटम की तरह बिहेव करेगा इसमें, और इसको मैं यहां पर इस तरह से शो करता हूं। तो जो शेप आएगी वो इस तरह की टेट्राहेड्रल शेप आएगी। ये हाइड्रोजन्स हैं और ये बीच में जो है वो कार्बन है। यहां पर कोई भी लोन पेयर हमारे पास में नहीं है, और इसको आप इस तरह से समझ भी सकते हैं कि इसका इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p2। ये इनर शेल है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता नहीं है, ये आउटर शेल है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट करता है। तो आप इसको कुछ इस तरह से शो करते हो, और ये दो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ ऐसे रहते हैं और ये दो इलेक्ट्रॉन्स ऐसे रहते हैं। अब इसके पास में दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, लेकिन एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है कि ये इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां जंप कर जाता है, और हमारे पास जो इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आता है वो कुछ इस तरह का इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है कि अब इसके पास में 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हो जाते हैं जो इन हाइड्रोजन्स के साथ में शेयरिंग करके और बॉन्ड बनाएगा। तो यहां पर किसी भी तरह का कोई लोन पेयर आपको नजर नहीं आएगा। लेकिन जब आप यहां नाइट्रोजन की बात करते हैं तो नाइट्रोजन में आप देखोगे कि 1s2 2s2 2p3 होता है, और ये इनर शेल है जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करता, और ये हमारे पास में 2s2 है और ये हमारे पास में 2p3। अब यहां आप देखो कि नाइट्रोजन में 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, और ये जो पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है 2s का, ये कहीं पर जा भी नहीं सकता क्योंकि कोई खाली ऑर्बिटल है ही नहीं यहाँ पे। तो सिर्फ और सिर्फ ये क्या करेगा, ये 3 बॉन्ड्स बनाएगा। तो नाइट्रोजन यहां क्या करेगा, हाइड्रोजन्स के साथ में 3 बॉन्ड बना लेता है, और एक ऑर्बिटल ऐसा रहता है जिसके पास में लोन पेयर प्रेजेंट होगा।
ठीक है, तो देखो इसका शेप रेगुलर होगा, रेगुलर शेप, क्योंकि यहां पर सिर्फ क्या है, बॉन्ड पेयर से। इसका रेगुलर शेप नहीं होगा क्योंकि यहां पर इसके पास में लोन पेयर भी प्रेजेंट है। अब लोन पेयर हो या इलेक्ट्रॉन बॉन्ड पेयर हो, दोनों में अंतर क्या है? आप बोलोगे साहब इलेक्ट्रॉन ही तो है, दो इलेक्ट्रॉन अगर हैं, ये चाहे उसको हम बॉन्ड पेयर में डाल दें या हम लोन पेयर में डाल दें, ये दो इलेक्ट्रॉन डिफरेंट डिफरेंट तरीके से बिहेव करते ही क्यों हैं? तो इस बात को पहले मैं यहां पर आप लोगों को अगर समझाऊं तो देखो, अगर हम यहां पर इसको एज अ लोन पेयर मानते हैं, जब मैं इसको कहूंगा कि साहब ये लोन पेयर है, तो ये सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ एक एटम के कांटेक्ट में होगा या इन्फ्लुएंस में होगा, क्योंकि ये सिर्फ ये जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये सिर्फ और सिर्फ क्या है, ये नाइट्रोजन के कांटेक्ट में है, नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में। लेकिन यहां ये जो दो इलेक्ट्रॉन्स ने मिलकर के नाइट्रोजन और हाइड्रोजन का ये जो बॉन्ड बनाया है, जिसको हम बॉन्ड पेयर बोलते हैं, ये बॉन्ड पेयर इस नाइट्रोजन के न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी है और हाइड्रोजन जो है उसके न्यूक्लियस के इन्फ्लुएंस में भी है। तो आप समझ सकते हो कि जब